चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। आज हम देखेंगे सबसे पहली न्यूज़ साइंस वाले पोर्शन से। पहली न्यूज़ आई है चंद्रमा मिशन से रिलेटेड। चंद्रमा में अंतरिक्ष यान भेजे गए थे चाइना के द्वारा और वहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट करके लाए गए थे। उसका अध्ययन किया गया है जिससे पता चलता है कि चंद्रमा जो है कब ठंडा हुआ। ठीक है, इसी के बारे में ये न्यूज़ आर्टिकल छपा है। लूनार सैंपल ब्रॉड बाय चाइनीज मिशन स्टडी। तो लूनार के जो सैंपल चाइना के मिशन के द्वारा लाए गए हैं उसका अध्ययन किया गया और जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं वो बाद के वोल्केनिक लावा की हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि पहले कभी जो लाए गए थे वो ज़्यादा पुराने थे और अभी ये जो लाया गया है इनकी उम्र कम बताई जा रही है। Remnants of solidified lava brought back by a Chinese lunar mission were 1 billion year younger। इसकी उम्र बताई जा रही है 1 बिलियन साल युवा। ठीक है, वो युवा कहने का मतलब ये है कि अभी अभी का है। और पहले जो मिशन गए थे जो उन्होंने वहाँ से लावा को कलेक्ट करके लाए थे उसकी तुलना में यदि देखें ना तो ये अभी अभी के हैं। तो ये स्टडी से यही सजेस्ट होता है कि मून कूल डाउन लेटर देन थॉट। तो ये जो चंद्रमा है जैसा हम सोचते थे कि जल्दी से ही ठंडा हो गया वैसा नहीं हुआ है। ठीक है, सैंपल ब्रॉड बैक बाय यूएस एंड सोवियत मिशन। इनकी उम्र बताई जा रही है 2.9 बिलियन ईयर ओल्ड। ये और पुराने थे। The sample acquired on China's Chang'e 5 mission late last year were around 1.96 billion year old, suggesting volcanic activity persisted longer than believed। तो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो लंबे समय तक बनी रही है, ऐसा इस चीज़ से प्रतीत होता है। अब पिछले दिसंबर में क्या हुआ था कि ये जो चाइना का जो प्रोब है touched down on a previously unvisited part of massive lava plain। जहाँ पर कोई गया नहीं था उस एरिया में चाइना ने अपने मिशन को भेजा था। ठीक, लावा प्लेन में भेजा था। लावा का जो प्लेन होता है ना वहाँ पर। द ओशियनस प्रोसेलरम या जिसको ओशियन ऑफ स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, ब्रिंगिंग बैक लूनार सैंपल। इसके बाद चांग-ई 5 मिशन के बारे में हम देखें तो कुल मिलाकर के चांग-ई 5 को इसलिए भेजा गया था जो कि चंद्रमा में जो वॉल्केनो है वो कब तक एक्टिव रहा था। द ओशिनस पोर्सुलराम, इसका मतलब है एक ऐसा एरिया मून का ऑफ द मून इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम थोरियम यूरेनियम एलिमेंट्स दैट जनरेट हीट थ्रू लॉन्ग लाइव्ड रेडियोएक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव क्षय होने के चलते चलते यहाँ पर हीट जनरेट होती है एंड मे हैव सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग्ड मैग्नेटिक एक्टिविटी ऑन नियर साइड ऑफ मून। इसी के चलते चलते इस प्रकार की एक्टिविटी ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहेगी। अब यदि हमसे पूछा जाता है कि टाइडल हीटिंग किससे संबंधित है तो आप बता सकते हैं। द आर्टिकल सेड द हीट सोर्स फॉर मैग्नेटिक एक्टिविटी। मैग्नेटिक एक्टिविटी आप समझ चुके हैं। यहाँ पर जो कुछ तत्व हैं वहाँ से रेडियो एक्टिव क्या होता है, एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव क्षय होता है। इसी के चलते चलते हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने के कारण ही ये लावा का निर्माण हुआ है। तो आपने समझ गए हैं मैग्नेटिक एक्टिविटी के बारे में। मैग्नेटिक एक्टिविटी माइट आल्सो बी सो कॉल्ड टाइडल हीटिंग। इसको ही टाइडल हीटिंग या फिर हीट जनरेटेड बाय द ग्रेविटेशनल टग एंड पुल ऑफ द अर्थ, इसके नाम से इसको जाना जाता। चांग-ई 5 मिशन ने चाइना को तीसरे नंबर का ऐसा कंट्री बना दिया जिसने चंद्रमा से वहाँ का सैंपल को कलेक्ट किया है और अध्ययन किया है। ठीक है, किसके बाद? आफ्टर द अमेरिका एंड रसिया।
which launched the last successful mission to the acquire material from moon। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो सैंड ड्यून से है। तो ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं सैंड ड्यून्स की बनी हुई है। तो इस स्टडी में ये बताया गया है कि हवा की डायरेक्शन किधर रहने से किस प्रकार के सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। और न केवल ये पृथ्वी पर हमको देखने को मिलता है बल्कि ये चीज़ें अंतरिक्ष में भी हमको देखने को मिली हैं। इसी को लेकर ये स्टडी सामने आई है, जिसको रेत के टीले हम कहते हैं। सैंड ड्यून्स फॉर्म इन द डेजर्ट बट दीज आर फाउंड नॉट ओनली ऑन द अर्थ बट इन अदर प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स। तो अदर जो प्लैनेट हैं और जो कॉमेट्स हैं वहाँ पर भी हमको सैंड ड्यून्स की संरचना देखने को मिलती है। साइंटिस्ट हैव फाउंड ए वे टू प्रेडिक्ट द वे वाइंड्स ब्लो ऑन प्लैनेट्स बाय ऑब्जर्विंग शेप्स ऑफ ड्यून्स फॉर्म ऑन दी सरफेस। तो देखो, जब ये जो ड्यून्स होते हैं वो कोलाइड कर जाते हैं तो जो पैटर्न बनेगा उसको कहेंगे हम मेगा रिपल। ठीक है, जो कि विच आर ऑब्जर्व ऑन मार्स नाउ फॉर्म विच कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड वाइन पैटर्न ऑन द मार्स। तो मार्स में वाइन का पैटर्न कैसा है इससे इस बात का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन रहता है वो हड्डियों का एक खोल रहता है जिसमें ये बंद रहता है ताकि बाहरी आघात से वो सेफ रह सके। और वो जो खोल रहता है ना उसको क्रेनियम कहते हैं हम। यदि हम अपने ब्रेन के वजन को देखें तो ये होता है 1400 ग्राम। इसमें एक पार्ट रहता है सेरिब्रम। सेरेब्रम जो रहता है सबसे विकसित भाग रहता है हमारे दिमाग का। इसका काम है बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति, ज्ञान, वाणी, चिंतन, ये सब चीज़ों का ये सेंटर रहता है। अब हमारी जो ज्ञान की इंद्रियां हैं इससे जो भी प्रेरणा मिलती है इसमें विश्लेषण होगा और यहाँ पर उसका ये समन्वय करेगा। इसके अलावा एक और पार्ट होता है इसका थैलमस। ठीक है, थैलमस जो पार्ट रहता है इसका दर्द, ठंडा, गरम, इसकी पहचान हम कैसे कर पाते हैं। तो वो थैलमस पार्ट की जिम्मेदारी रहती कि हमें ये सब सारी चीज़ें इसको फील करवाए। तो ब्रेन सेल्स की एटलस को तैयार किया गया है, इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। ए कम्प्रहेंसिव एटलस ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स सेल ऑफ द ब्रेन ऑफ माइस, मार्मोसेट्स एंड ह्यूमंस। तो 3 चीज़ों का हमें एटलस मिला है। चूहे का, मार्मोसेट मतलब एक प्रकार का बंदर रहता है, और इंसानों का। ये तीनों का एटलस तैयार किया गया है, उनके न्यूरॉन्स का अध्ययन किया गया है। अब ये जो 17 स्टडीज़ हैं इसको पब्लिश किया गया है नेचर में, आर द फर्स्ट इन द सीरीज मीन टू मेक एन एटलस ऑफ द एंटायर ब्रेन। द स्टडी एम टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ neural networks in the controlling our minds and bodies. The studies will map the 160 billion neurons and glia in the brain। तो न्यूरॉन्स और जो ग्लिया होती हैं ना ये दोनों का ही इसमें अध्ययन किया गया है। अब हम चलते हैं फ्रंट पेज की तरफ और देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ को हमको डिस्कस करना है। फ्रंट पेज में हमें एक न्यूज़ मिली है, हिमाचल गेटिंग लेस स्नो, ऐसा अध्ययन में पता चला है। तो अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कम स्नो देखने को मिल रही है, बर्फ़ देखने को मिल रही है। एक रीज़न बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज का। एक होता है जलवायु और एक होता है मौसम। दोनों ही वर्ड हमें लगभग एक से मालूम होते हैं लेकिन दोनों जो है अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? देखो, जलवायु का मतलब ये होता है कि बहुत लंबे समय तक किसी स्थान विशेष की यदि आप मौसमी दशा को देखोगे तो उसको हम जलवायु कहेंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसी है? ठंडी है, क्योंकि पिछले 30 साल का यदि हम वहाँ पर रिकॉर्ड देखेंगे ना तो वो ये पता लगेगा कि वहाँ टेम्परेचर हमेशा कम रहा है,
बर्फ़ हमेशा गिरती रही है, तो ये एवरेज जो मौसम की दशाएं रहती, वायुमंडलीय दशाएं रहती हैं, उसको ही हम जलवायु कहते हैं। लेकिन मौसम क्या रहता है? मौसम जो रहता है डे डे टू डे, या फिर घंटे का भी हिसाब हो सकता है, हफ्ता हो सकता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए जो वायुमंडलीय औसत दशाएं होती हैं उनको हम मौसम कहते हैं। जैसे कि आज का मौसम साफ है, तो क्लाइमेट चेंज इसका मेन रीजन बताया जा रहा है कुड हर्ट रिवर बेसिन, ऐसा कहना है एनवायरमेंटलिस्ट का। अब देखो, जब बर्फ़ ही कम गिरेगी तो रिवर का जो बेसिन है वो प्रभावित होना ही है, क्योंकि बर्फ़ पिघल कर ही पानी का मेन सोर्स बनाती है। नदियों को पानी या तो ध्रुव जो जमी हुई बर्फ़ है वहाँ से मिलेगा, या तो फिर मिलेगा वर्षा से। तो जब बर्फ़ ही कम गिरेगी तो नदियों का जो पानी है ना वो कम हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ग्रेजुअली हमें ऐसा विटनेस देखने को मिल रहा है कि स्नो जो है 5 डिकेड में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है डिक्रीज हो रही है। द ट्रेंड ट्रिगर्ड बाय द क्लाइमेट चेंज हैज़ अलार्म environmentalists, considering the importance of seasonal snow cover as a major input in controlling the hydrology of the river basins in ecology fragile state। अब जो स्टडी कंडक्ट कराया है उसके बारे में बताया जाता है कि स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, ये इन्होंने जॉइंटली रूप से काम किया है। इनने यूज़ किए थे एडवांस वाइड फील्ड सेंसर सैटेलाइट सेंसर का। सैटेलाइट डाटा से ये पता चलता है कि मेजर रिवर बेसिन, जिसमें शामिल है सतलुज, रावी, चिनाब और ब्यास, यहाँ पर पानी की मात्रा काफ़ी कम हो गई है, लगभग 18.5% इन एरिया अंडर स्नो इन 2020-21 विंटर इन कंपैरिजन टू 2019-20। तो 20-21 और 19-20 की यहाँ पर तुलना की गई है, तो मात्र इतने से ही पीरियड में 18% की कमी हमको देखने को मिली है। तो एस रंधावा का कहना है, बेस्ड ऑन द एवरेज स्नोफॉल डाटा अवेलेबल बिटवीन 2010 से लेकर के 2014, वी स्टार्टेड टू एसेस द स्पाइटल एक्सटेंट ऑफ सीजनल स्नो कवर इन 2015-16। तब से फिर एवरी ईयर वी हैव एनालाइज द स्नोफॉल ट्रेंड विच shows that by a large there has been negative trend in the past decade but for one odd year। एक बात और इसमें कही जाती है, जो स्नोफॉल होता है वो सबसे ज़्यादा विंटर के महीने में होना चाहिए, लेकिन ये जो है रिड्यूस होते जा रहा है एंड इन फैक्ट इज शिफ्टिंग टुवर्ड द लेट विंटर मंथ्स या फिर इवन द नियरली समर मंथ्स। अब ये जो इसका पीरियड है ना वो धीरे धीरे आगे के महीने में खिसकते जा रहा है। सौम्या दत्ता, ठीक है, इनका कहना है देखो, Asian people's action on the climate crisis attributed the phenomenon to rising temperature। The climate pattern at the global level change हो रहा है, रैपिड डिफोरेस्टेशन देखने को मिल रहा है, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन से चीज़ें हो रही हैं, और अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़ आर कंट्रीब्यूटिंग मेन फैक्टर हैं। These factors may be seen as small the local level but are certainly adding up। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स को लेकर के है, ठीक है। कुछ देश ये चाहते हैं कि सब जो देश है मिनिमम 15% का जो है कॉरपोरेट टैक्स लगाएं, ठीक है। तो जो कॉरपोरेट टैक्स है यदि सब देशों के लिए एक से ही लगा दिया जाएगा तो इसमें जो गरीब देश है ना उनको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका यदि अपनी कंपनी में 20% पहले लगाता था तो अब 15 लगा देगा, तो उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होना है। लेकिन यदि जो गरीब देश हैं वो पहले 20% लगाते थे, अब 15% लगाना चालू कर देंगे, तो उनकी कमाई सीधी सी बात है कम हो जाएगी। इसीलिए, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इससे जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ज़्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने अपने टैक्स को कम कर दिया है, 15% में ले जाके स्थिर कर दिया है।
ये बात यहाँ पर एक सामने निकल करके आती है। कुछ समय पहले जो बाइडन ने ये घोषणा करी भी थी कि जो है ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाया जाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और यदि इसको सपोर्ट की यदि हम बात देखें ना, तो 136 देशों ने इसको सपोर्ट किया है। बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज रहती हैं इनके लिए न्यूनतम 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने के लिए वैश्विक जो संधि है उसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं। जर्मनी के जो वित्त मंत्री हैं ओलफ सोल्ज ने कहा है कि हमने टैक्स में और समानता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा संगठन का कहना है कि 136 देशों ने इस पर सहमति दे दी है और इन देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90% से ज़्यादा योगदान है। ऐसे सभी देश इसमें शामिल हैं। एक बात और इसमें कही गई है कि देखो, मिनिमम ग्लोबल टैक्स 15% तो हो ही गया है। इसके अलावा जो कंपनियों को टैक्स का भुगतान करना होगा जहां पर वे ऑपरेट हो रही हैं। मान के चलो एक कंपनी है, कंपनी अमेरिका की है और इंडिया में संचालित हो रही है, तो उसको यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, हम यही तो कहते हैं ना कि बाहर की कंपनियां हैं हमारे यहाँ कमाई कर रही हैं और टैक्स नहीं दे रही हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कई वर्षों की असहमति के बाद इस महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा कर दी है। संगठन कह रहा है कि 136 देश इस पर सपोर्ट किए हैं और इनका जो योगदान है जीडीपी में, यदि पूरी वर्ल्ड की जीडीपी देखें तो 90% से ज़्यादा हिस्सा ये कवर करते हैं। इस समझौते से विश्व की लगभग 100 सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभ कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का 125 अरब डॉलर से अधिक लाभ विश्व के अन्य देशों को स्थानांतरित होने वाला है। इससे ये तो सुनिश्चित हो ही जाएगा कि ये कंपनी टैक्स के उचित अंश का भुगतान करें जहां से ये संचालित हो रही हैं और जो लाभ कमाती हैं। नई जो कॉर्पोरेट दर है वो 2023 से लागू हो जाएगी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है 45वें नंबर की वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार। वायलार राम वर्मा न्यास की ओर से इसका गठन किया गया था। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिया जाता है। प्रसिद्ध मूर्तिकार कनाई कुनरी नमन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति मिलेगी और एक प्रशस्ति पत्र। ये किताब एक राजनीतिक व्यंग है जिसकी कहानी मंथलीर नाम के एक गांव की पृष्ठभूमि पर है। इसी के रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किनको? तिरुवनंतपुरम जाने माने जो लेखक हैं बेन्यामिन, ठीक है, इनकी पुस्तक है मंथाली रिले 20 कम्युनिस्ट वर्षांगल। इसके लिए इनको 45वें नंबर के वायलार राम वर्मा साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मालाबार एक्सरसाइज फेज 2 को लेकर के, ठीक है। अब इसका आयोजन आने वाले सप्ताह में हो सकता है। क्वाड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्वाड मेंबर कौन कौन से हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, ये मिलकर के मालाबार 2 नवल एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीक आयोजित करेंगे। This is the first military engagement among the Quad partner countries since Australia, US and UK unveiled AUKUS। AUKUS जब से बना उसके बाद से ये पहली एक्सरसाइज होने वाली है, ठीक है। Emerging security and defense capabilities which include equipping Australian with the least 8 nuclear powered submarine। तो AUKUS के अंतर्गत दोनों देश मिलकर के अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे। द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड ओवर 3 डेज, 3 दिन तक ये चलने वाली है। बिगनिंग 12 अक्टूबर से चालू हो जाएगी इन द बे ऑफ बंगाल, ऐसा कहना है ऑफिशियल सोर्स का। फर्स्ट फेज ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज की हम बात करें तो ये जो है 25 नंबर का एडिशन था, वाज होस्टेड बाय द यूएस एंड हेल्ड ऑफ गुआम फ्रॉम अगस्त 26 से लेकर के 29 तक। The Japan Maritime Self-Defense Forces vessel, which arrived in India for the bilateral exercise GMAX, will participate in the phase 2. These include Izumo class helicopter carrier Kaga and guided missile destroyer Mursame, along with their integral SS-60K helicopter। तो जापान के साथ में भी एक्सरसाइज होगी, उसके बारे में बात कही गई है। मालाबार एक्सरसाइज को कमेंस्ड किया गया था 1992 में
एज एन इंडिया यूएस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये इंडिया यूएस एक्सरसाइज के रूप में इसको शुरुआत की गई थी। अब 2015 में जापान ज्वाइन कर लिया, परमानेंट मेंबर बन गया, और ऑस्ट्रेलिया इसको ज्वाइन कर लिया तो 2020 में हो गया था।